एवरीवन के एडुटेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग आज के एडिटोरियल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। कृषि 4.0 पाश्चात्य कृषि क्रांति। यह संपादकीय एग्रीकल्चर 4.0 जो हाउ अर्बन फार्मिंग इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन स्मार्ट सिटीज पर आधारित है, जो 23/9/2024 को हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित हुआ था। यह लेख आईओटी, वर्टिकल फार्मिंग एवं मोबाइल ऐप जैसी स्मार्ट तकनीकों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण खेती को रूपांतरित करने में कृषि 4.0 की भूमिका को प्रकट करता है। यह नवाचार खाद्य सुरक्षा को संवर्धित करता है, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करता है और किसानों की आय को बढ़ाता है, जो भारत संवहनीय कृषि में अग्रणी बनाता है। प्रीलिम्स के लिए प्रश्न को देख लेते हैं। तो कृषि 4.0, इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स, हरित क्रांति, ई नाम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, भारत कृषि का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पीएम किसान योजना, भारत नेट परियोजना, किसान उत्पादक संगठन। मेंस के लिए प्रश्न बनते हैं। कृषि 4.0 के लाभ। भारत में कृषि 4.0 के कार्यान्वयन के में प्रमुख बाधाएं कौन कौन से हैं? तो आइए चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कृषि 4.0 शहरी खाद्य उत्पादक में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। शहरों में स्थानीय संवहनीय खाद्य स्रोतों की बढ़ती मांग के साथ उन्नत तकनीकों को समेकित कर रहा है। यह अभिनव दृष्टिकोण शहरी स्थानों को संपन्न कृषि केंद्रों में परिवर्तित कर देता है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसे स्मार्ट तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भारतीय परिदृश्य में कृषि 4.0 केवल उच्च तकनीक वाले शहरी खेतों के विषय में नहीं है। यह देश भर के किसानों को सूचित निर्णय लेने, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित अनुकूलित करने और व्युत्पन्न में वृद्धि के लिए उपकरणों के साथ सशक्त बनाने के बारे में है। यद्यपि भारत का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना और अपने 1.4 बिलियन लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसीलिए कृषि 4.0 की प्रथाओं को अंगीकृत करने से कृषि क्षेत्र में रूपांतरण की संभावना है, जिससे यह युवा पीढ़ी के लिए अधिक आकर्षण बन जाएगा और भारत को संवहनीय खाद्य उत्पादन में वैश्विक अधिनायक के रूप में स्थापित करेगा। कृषि 4.0 क्या है? तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय है कृषि 4.0, जिसे
स्मार्ट खेती या डिजिटल खेती के रूप में भी जाना जाता है। कृषि पद्धतियों में चौथी बड़ी क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है, जो खाद्य उत्पादन और संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाता है। यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे एआई कहते हैं, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स और सटीक कृषि तकनीकों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं में एकीकृत करता है। अन्य प्रमुख कृषि क्रांतियाँ कौन कौन से हैं? तो कृषि 1.0 जो आखेट संग्रहण में अस्थायी कृषि की ओर प्रारंभिक संक्रमण लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जो पौधों और जानवरों के पालतू बनाने द्वारा चिन्हित था। अगला बिंदु को देखते हैं। तो कृषि 2.0 कृषि में औद्योगिक क्रांति 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ है, जो मशीनीकरण, उन्नत फसल चक्र तथा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग द्वारा चिन्हित था। अब कृषि 3.0 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हरित क्रांति 20वीं सदी के मध्य, जिसमें उच्च उपज वाली फसल किस्में, विस्तारित सिंचाई तथा खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग सम्मिलित था। कृषि 3.0 के दौरान रोपण, कटाई और सिंचाई जैसे कार्यों में मशीनीकरण ने रोबोटिक्स के उपयोग सहित कृषि स्वचालन में भविष्य की प्रगति के लिए आधार निर्मित किया। जिसे मैप में दिखाया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि कृषि 4.0 के क्या लाभ हैं। फसल की पैदावार और उत्पादकता में वृद्धि। कृषि 4.0 प्रौद्योगिकियां सटीक कृषि तकनीकों के माध्यम से फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि करती है। उदाहरण के लिए आईओटी संवेदक और डेटा एनालिसिस का उपयोग किसानों को वास्तविक समय की मृदा और पादप की स्थिति के आधार पर जल, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे निर्विष्टियों को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है। भारत में परिशुद्ध कृषि तकनीक अंगीकृत करने से कुछ फसलों की उपज में 30% तक वृद्धि हुई है। माइक्रोसॉफ्ट और ICRISAT के बीच साझेदारी है, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित बुवाई ऐप विकसित किया है, जिसने आंध्र प्रदेश में मूंगफली की पैदावार में 30% की वृद्धि की थी। संसाधन दक्षता और संवहनीयता। कृषि 4.0 संसाधन उपयोग को अनुकूलित करके संवहनीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इसमें पारंपरिक तरीकों से की तुलना में जल की खपत को 50% तक कम कर सकती है। भारत के जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में आईओटी संवेदक के साथ द्रव ड्रॉप्स सिंचाई में उल्लेखनीय परिणाम प्रदर्शित किए हैं। तमिलनाडु परिशुद्ध कृषि परियोजना ने 40 से 50% जल बचत प्रदर्शित की।
इसके अतिरिक्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल आवश्यकताओं के आधार पर उर्वरकों के प्रमितित उपयोग से उर्वरक के उपयोग में 15 से 20% की कमी भी आई है। अगला बिंदु क्या कर रहा है, तो जलवायु सामुत्थानशीलता और जोखिम न्यूनीकरण। कृषि 4.0 का अभिन्न अंग उन्नत मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियां किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और जोखिमों को कम करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए किरीडा का मेघदूत ऐप भारतीय किसानों को स्थान, फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित कृषि परामर्श प्रदान करता है। यह प्रौद्योगिकी किसानों को रोपण, कटाई और कीट नियंत्रण के बारे में सूचित निर्णय में सहायता करने में महत्वपूर्ण रही है, जिसमें चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाली फसल की हानि को कम किया जा सकता है। इसका अगला बिंदु है आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और बाजार अभिगम्यता। तो कृषि 4.0 प्रौद्योगिकियों कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है, जो फसलों परांत हानि को कम कर रही है और किसानों के लिए बाजार अभिगम्यता में सुधार कर रही है। उदाहरण के लिए ब्लॉकचेन आधारित आपूर्ति श्रृंखला समाधान अनुरेखण क्षमता और पारदर्शिता को संवर्धित करते हैं, उपभोक्ता के बीच विश्वास का निर्माण करते हैं और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में सक्षम बनाते हैं। भारत में ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में ई नाम मंच, जो देश भर में किसानों को खरीदारों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाता है। 1.69 करोड़ से अधिक किसान निम्नांकित हैं। अगला बिंदु क्या कह रहा है, तो डेटा संचालित निर्णय और पूर्वानुमानित विश्लेषण। कृषि में बड़े डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण पूर्वानुमानित विश्लेषण को सक्षम बनाता है, जिससे किसानों और नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ संयुक्त उपग्रह इमेजरी से फसल कटाई से महीनों पहले 90% से अधिक सटीकता के साथ फसल की पैदावार का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में फसल परियोजना, जो अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भूमि आधारित प्रेक्षणों का उपयोग करके कृषि उत्पादक का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो भारत में फसल परियोजना प्रमुख फसलों के लिए कटाई पूर्व अनुमान प्रदान करने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना निर्माण में सहायता मिलती है। अगला क्या कह रहा है बिंदु, तो कृषि ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। कृषि 4.0 मोबाइल ऐप्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित चैटबॉट्स के माध्यम से छोटे किसानों के लिए विशेषज्ञ कृषि ज्ञान को अधिक सुलभ बना रहा है। भारत में किसान सुविधा और इफ्को किसान जैसे मंच लाखों किसानों तक पहुंच चुके हैं और उन्हें फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और बाजार मूल्यों पर व्यक्तिगत परामर्श प्रदान कर रहे हैं।
एग्रीटेक स्टार्टअप देहात का राजस्व किसानों को कृषि निर्विष्टियों की बिक्री से 80% से अधिक बढ़ने की संभावना है। कृषि 4.0 से संबंधित प्रमुख केस स्टडीज किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है प्रमोद गौतम। पूर्व ऑटोमोबाइल इंजीनियर प्रमोद ने वर्ष 2006 में अपनी 26 एकड़ जमीन पर खेती करना शुरू किया। फसलों और श्रम से संबंधित शुरुआती चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि उपकरणों को अंगीकृत किया और बागवानी की ओर प्रवृत्त हो गए। आज प्रमोद एक सफल दाल मिल और बागवानी व्यवसाय का संचालन करते हैं, जिससे सालाना 1 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। दूसरा नाम आता है सचिन काले। यांत्रिक अभियंता से किसान बने सचिन ने वर्ष 2013 में एक अभिनव स्वच्छ ऊर्जा फर्म स्थापित करने के लिए अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी। वर्तमान में वह अपनी स्वयं की कंपनी संचालित करते हैं, जो 137 से अधिक किसानों का अनुबंध खेती में सहायता कर रही है और 2 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। तीसरा नाम आता है हरीश धनदेव का। हरीश ने राजस्थान में एलोवेरा की खेती करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और बाजार अनुसंधान का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने कारोबार को 100 एकड़ तक विस्तृत किया। अब सालाना 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। विश्वनाथ बोवडे महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त बीड के एक किसान विश्वनाथ ने बहु संचयन और द्रप्स सिंचाई जैसी कुशल खेती तकनीकों के जरिए 1 एकड़ से 7 लाख रुपए कमाए। राजीव बिट्टू अगला नाम है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो खेती की ओर प्रवृत्त हुए तथा द्रप्स सिंचाई और मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को प्रयुक्त किया। पट्टे पर ली गई भूमि पर विविध फसलों की कार्यनीति के माध्यम से वह सालाना 15 से 16 लाख रुपए की कमाई करते हैं। ये केस स्टडीज इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किसी प्रकार नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्मार्ट खेती के तरीके भारत में कृषि को परिवर्तित कर रहे हैं, जो कृषि 4.0 के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। भारत में कृषि 4.0 के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाएं क्या क्या हैं, तो आइए अब इन्हें हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है सीमित डिजिटल अवसंरचना और संयोजकता। तीव्र सुधारों के बावजूद भारत का ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना कृषि 4.0 को अंगीकृत करने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। ऐसा अनुमान है कि भारत के लगभग 5.97 लाख गांवों में लगभग 25,067 गांवों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है। डिजिटल इंडिया पहल ने प्रगति की है, परंतु अंतिम छोर तक संयोजकता की चुनौती अभी भी बनी हुई है। यह डिजिटल विभाजन आईओटी उपकरणों का परिनियोजन और परिशुद्ध कृषि के लिए महत्वपूर्ण वास्तविक समय डेटा पार्सेन में बाधा डालते हैं। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में जहां संयोजकता विशेष रूप से खराब है, किसानों को बुनियादी डिजिटल कृषि सेवाओं तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जिससे कृषि 4.0 प्रौद्योगिकियों को संभावित प्रभाव सीमित हो जाता है।
दूसरा बाधा क्या है? तो लघु एवं खंडित भूजोत, यानी कि छोटा छोटा भूमि जिसे जोतने में कठिनाई आता है। और वो महंगा भी पड़ेगा जुताई में। भारत के कृषि परिदृश्य पर लघु एवं सीमांत किसानों का प्रभुत्व है, जिनके पास औसत भूमि का आकार मात्र 1.08 हेक्टेयर है। इस खंडन के कारण बड़े पैमाने पर तकनीक समाधानों को लागत प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जीपीएस निर्देशित ट्रैक्टर या ड्रोन जैसे सटीक कृषि उपकरण व्यक्तिगत छोटे किसानों के लिए आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाते हैं। यह विखंडन न केवल प्रौद्योगिकी अंगीकरण के प्रति एकड़ लागत में वृद्धि करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह और विश्लेषण को भी जटिल बनाता है, जिससे बड़े डेटा संचालित कृषि समाधानों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इसका चौथा बाधा है सीमित वित्तीय समाधान और ऋण अभिगम्यता। कृषि 4.0 प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक उच्च प्रारंभिक निवेश कई भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 96,708 थी। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से ऋण की उपलब्धता में सुधार हुआ है, फिर भी उच्च तकनीक वाले कृषि समाधानों को अंगीकरण अभी भी न्यून है। पांचवा इसका बाधा है जागरूकता और डिजिटल साक्षरता का अभाव। अधिकांश भारतीय किसानों में कृषि 4.0 प्रौद्योगिकियों और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता के विषय में जागरूकता का अभाव है। वर्ष 2023 तक केवल 30% भारतीय किसानों ने अपनी कृषि पद्धतियों में किसी न किसी रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत किया है। ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता दर केवल 25% है। ज्ञान का यह अंतर बुनियादी डिजिटल कृषि सेवाओं के अंगीकरण में भी बाधा प्रस्तुत करता है। इसका छठा बाधा है अपर्याप्त डेटा अवसंरचना और मानक। मानकीकरण उच्च गुणवत्ता वाले कृषि डेटा की कमी भारत में कृषि 4.0 के लिए एक बड़ी बाधा है। जबकि इस तरह की पहल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से बृहत मात्रा में डेटा उपलब्ध हुआ है, इस डेटा का एकीकरण और प्रभावी उपयोग अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। एकीकृत कृषि डेटा प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति परिशुद्ध कृषि के लिए महत्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग मॉडल के विकास में बाधा डालती है। इसका अगला बाधा है पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक असमानताएं। भारत के विविध
कृषि जलवायु क्षेत्र और सामाजिक आर्थिक असमानताएं कृषि 4.0 एक असमान कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट चुनौतियां प्रस्तुत करती है। जैसे पंजाब या हरियाणा के सिंचित क्षेत्रों में अच्छी तरह से कार्य करने वाली प्रौद्योगिकियां मध्य भारत के वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए परिशुद्ध सिंचाई प्रौद्योगिकियां कुछ क्षेत्रों में 50% तक जल की बचत कर सकती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में उनकी प्रयोज्यता सीमित है, जो भारत के निव्वल बोए गए क्षेत्र का 51% है। इस प्रकार कृषि तकनीक स्टार्टअप की सफलता प्राय अधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में केंद्रित होती है, जिससे प्रगतिशील और हाशिए पर स्थित कृषक समुदायों के बीच प्रौद्योगिकी अंगीकरण में अंतर उत्पन्न होता है। अब इसमें सरकार की जो पहल हुआ है कृषि के डिजिटलीकरण से संबंधित, सरकार की हालिया पहल क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला है भारत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, एक ऐसा ढांचा जिसे कृषि केंद्रित नवीन समाधानों को सक्षम करने के लिए संघीय किसानों का डेटाबेस निर्मित करने के लिए अभिकल्प किया गया है। यह किसानों की आय में वृद्धि करने और क्षेत्रीय दक्षता को संवर्धित करने हेतु प्रभावी योजना के लिए योजना डेटाबेस को एकत्रित करता है। दूसरा पहल है कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए एआई, एमएल, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली राज्य परियोजनाओं को समर्थन देती है। इसका तीसरा पहल है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। कस्टम हियरिंग केंद्रों, उच्च तकनीक उपकरणों केंद्रों और क्षमता निर्माण के माध्यम से छोटे तथा सीमांत किसानों को कृषि मशीनीकरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चौथा पहल है ई नाम, कृषि उपज बाजार समितियों को जोड़ने वाला एक अखिल भारतीय डिजिटल ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत बाजार का निर्माण करता है, जिससे किसानों, व्यापारियों और एफपीओ को लाभ मिलता है। पीएम किसान योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अतिरिक्त की जाती है। किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला पहल है एग मार्क नेट, एक G2C ई गवर्नेंस पोर्टल जो कृषि बाजारों में वस्तुओं के दैनिक मूल्य और आवक सहित कृषि विपणन से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। अगला पहल है कृषि अवसंरचना कोष। यह निधि फसलोपरांत प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी प्रदान करती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय बागवानी मिशन वित्तीय सहायता के लिए वेब सक्षम प्रणाली की पेशकश करके बागवानी में ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। अगला पहल है मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना। किसानों को पोषक तत्वों की कमी का अन्वेषण करने और उर्वरक पद्धतियों में सुधार करने के लिए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करती है। अगला पहल है किसान सुविधा मोबाइल ऐप। यह ऐप मौसम, बाजार मूल्य, पादप संरक्षण, इनपुट डीलरों आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करता है, जिससे किसानों को सूचित निर्णय में सहायता मिलती है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कृषि 4.0 उत्पादकता, संवहनीयता और समूहता समूताथानशीलता को संवर्धित करते हुए उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने करके भारतीय कृषि को परिवर्तित कर रहा है। यद्यपि सीमित डिजिटल आधारित संरचना यानी कि छोटी जोत और वित्तीय बाधाओं जैसे चुनौतियों का समाधान महत्वपूर्ण है। कार्यनीतिक सार्वजनिक निजी भागीदारी और स्थानीय समाधानों के साथ कृषि 4.0 भारत के कृषि परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और किसानों को सशक्त बना सकता है। अब मेंस में जो प्रश्न बन रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा और संवहनीय कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि 4.0 की क्षमता का परीक्षण कीजिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ कैसे एकीकृत किया जा सकता है। प्रश्न आया था, इसके विगत वर्ष के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रीलिम्स में जो पूछे गए प्रश्न जलवायु अनुकूल कृषि यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। दूसरा क्या कह रहा है, तो CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। तीसरा क्या कह रहा है, तो भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध सूचक उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था जिसे हम लोग ICRISAT भी कहते हैं, जो CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में चलिए हम लोग विकल्प को देखते हैं। पहला ऑप्शन विकल्प ए क्या कह रहा है, केवल 1 और 2। विकल्प बी कह रहा है केवल 2 और 3। विकल्प सी केवल 1 और 3। विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, उत्तर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं। मिलान करना है। पहला क्या कर रहा है, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम जो कृषि मंत्रालय से संबंधित है। दूसरा है
मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित है। तीसरा है वर्षा पूरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इनके विकल्प हैं केवल 1 और 2, विकल्प बी है केवल 3, विकल्प सी है 1, 2 और 3, विकल्प डी है कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी, कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। यह प्रश्न 2020 में पूछे गए थे। तो पहला क्या कह रहा है, सभी फसलों के कृषि उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। दूसरा, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण करना। तीसरा है सामाजिक पूंजी विकास। चौथा, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति देना। पांचवा है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋणों की माफी। छठा है सरकारों द्वारा शीतगार सुविधाओं को स्थापित करना। प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। इसका विकल्प ए कह रहा है केवल 1, 2 और 5, विकल्प बी कह रहा है केवल 1, 3, 4, 5, विकल्प सी कह रहा है केवल 2, 3 और 6, विकल्प डी कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, केवल 2, 3 और 6। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या बन रहा है हमारा मेंस के लिए। प्रश्न, भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह मेंस में प्रश्न पूछा गया था कब, 2016 में। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आए विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है। यह प्रश्न 2017 में पूछे गए थे। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।